वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। अफगान तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर नए हमलों के ऐलान पर अमरीकी रद्द-ए-अमल पर गुफ्तगू आज के शो में, और अमरीका के ईरान और शुमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम में कमी की कोशिशें क्या बाराबर साबित होंगी। प्रोग्राम में मजीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। शिमाली और जनूबी कोरिया के रहनुमा 11 साल बाद मुज़ाकरात की मेज पर। कॉफी का एक कप जो पनाह गज़ीनों की जिंदगी बदल सकता है, और तामीरात के शोबे में मजदूरों का साथ देते रोबोट्स। पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और रूस के दरमियान फौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूस का दौरा किया है, जबकि रूसी सरमायाकारों का एक बड़ा वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तानी महकमा खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि रूस के साथ पाकिस्तान के आला सतही वफूद का तबादला पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। रूस के साथ हमने बाकायदा रीच आउट किया हुआ है, इस पर बातचीत होती रहती है, हम इसको हाईलाइट भी करते रहते हैं। न सिर्फ ये कि आर्मी चीफ ने विजिट किया है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां विजिट कर रहे हैं, तो एक मेजर रीच आउट हो रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो किसी और के साथ खराब हो जाएंगे। जो एक मुसलसल कॉन्टेक्ट और एंगेजमेंट अमेरिका के साथ हमारी जारी है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी थी एलिस वेल्स का विजिट। इसमें तमाम इश्यूज जो दोनों के कंसर्न के हैं उस पर बड़ी तफसील से बात हुई। अफगान मुहाजिरीन के इशू पे, राइजिंग पॉपी एंड ड्रग कल्टीवेशन के इशू पे, वहाँ से जो हमले हमारी तरफ हो रहे हैं उनके इशू पे, उनकी कंसर्न्स पे भी बात हुई। कर्नल जोसेफ के सिलसिले में भी बात हुई जी, और 1 मई से जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की हैं उस सिलसिले में भी बात हुई। इन तमाम चीज़ों पे जी बातचीत जारी है और उम्मीद है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी। अमेरिका के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा जॉन सोल्वान ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान को अमन अमल में शामिल होने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे चुके हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से जंग के नए सीज़न के आगाज़ का ऐलान बिला जवाज़ है। अफगान तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान में लड़ाई में तेज़ी लाने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ पेंटागन के आदाद और शुमार से पता चलता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की कार्रवाइयों में माजी के मुकाबले में नुमायां शिद्दत देखने में आई है। अफगानिस्तान में साल जनवरी से मार्च तक अमेरिका ने 1186 बम गिराए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अफगान जंग में इससे पहले सबसे ज्यादा बॉम्ब्स 2011 की पहली तिमाही में गिराए गए थे, जब सदर ओबामा ने वहां अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी थी, जबकि वहाँ ज़्यादातर शहरी अमरीकी या अफगान फोर्सेस की कार्रवाइयों से नहीं बल्कि अफगान तालिबान और अब दाइश की सरगर्मियों के बायस हलाक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक 2009 से अब तक साल की पहली तिमाही में 763 शहरी हलाक और 1495 जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 786 अफराद हलाक हुए थे। अफगान और अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयों के बायस साल के पहले 3 माह में 67 हलाकतें भी रिकॉर्ड की गई। इस सूरत हाल से अमरीकी हिकमत अमली के बारे में क्या नतीजा अखज़ किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर खटक, वेलकम टू व्यू 360। अमरीकी अफवाज ने रिकॉर्ड बमबारी की, लेकिन ना ही शहरी हलाकतें कम हो पाई और ना ही तालिबान पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्या पता चलता है इस सूरत हाल से? देखिए, अब तक जो आपने जिस तरह पूरा बयान किया कि क्या हालात हैं, इस तनाजुर में आप देखिए तो अमरीकी हुकूमत की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता साल अगस्त में जिस पॉलिसी का ऐलान किया गया था, जिसमें काफ़ी मिलिटराइज्ड वर्जन था, जिसमें कि फ़ौजी कार्रवाई पर काफ़ी ज़ोर दिया गया था, तो वही नुमायां नज़र आ रही है। गर्चे सदर अशरफ गनी ने 28 फरवरी को एक इनिशिएटिव का ऐलान भी किया, जिसमें उन्होंने तालिबान को अनकंडीशनल टॉक्स की या बातचीत की ऑफ़र भी की, लेकिन तालिबान ने उसका नफी में जवाब दिया और अब उन्होंने अपना जो स्प्रिंग ऑफेंसिव, सो कॉल्ड स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है उसका उन्होंने ऐलान किया है। यूँ महसूस होता है कि अगर अफगानिस्तान में बातचीत का, अमन मुज़ाकरात का अमल जल्द शुरू ना हुआ तो महसूस ऐसा होता है कि शायद ये जो साल है काफ़ी खूनरेज हो। ये मेरा खदशा है। उसकी वजह यह है कि इस साल अक्टूबर में अफगानिस्तान में इंतखाबात भी होने वाले हैं और तालिबान शायद यही कोशिश करेंगे कि जो भी नई गवर्नमेंट आए उसको डीलेजिटिमाइज किया जाए, ताकि और उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए वो शायद वोटर्स पर हमला करें, जिस तरह के अभी हमने देखा वो तो दाइश की तरफ से था, लेकिन
یہی شاید اسی قسم کے ہمیں ٹرینڈز نظر آئیں. تو خدشہ یہی ہے کہ اگر مذاکرات کا عمل شروع نہ ہوا تو افغانستان میں شاید خون ریزی بڑھ سکتی ہے. اور جیسے اشرف غنی نے ان کو کہا کہ وہ اس سال ہونے والے انتخابات میں طالبان حصہ لیں، اور امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی ان کے سپرنگ اوفینسو کے اعلان پر رد عمل سامنے آیا ہے، اور امریکہ نے یہی کہا ہے کہ ان حملوں سے عام شہری ہی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ خون ریز سال ثابت ہوگا، تو اس سلسلے میں اس صورتحال میں افغان حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، افغان حکومت شاید اس میں کچھ زیادہ یعنی اپنی جو ان کی صلاحیت ہے، یعنی شہریوں کو پروٹیکشن دینے کی جو صلاحیت ہے اس میں زیادہ اضافہ کرے. جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں وہ اضافہ کریں. پاکستان کا جو کردار بنتا ہے، پاکستان پر میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں پریشر مزید بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو انتخابات ہیں وہ کامیابی سے ان کا انعقاد اور جو امن کا عمل ہے وہ اسی وقت شروع ہوگا جب تک کہ تمام پلیئرز ایک پیج پر نہیں ہوں گے. اور پاکستان کے آرمی چیف، بالکل جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی، پاکستان کے آرمی چیف روس میں ہیں، ماسکو میں. کل انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا خطے کے لیے پرامن افغانستان ضروری ہے. اور جب پاکستان اور روس کی تعلقات کی آپ بات کریں تو آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ افغان امن عمل کے تناظر میں پاکستان اور روس کے سفارتی اور فوجی رابطے. دیکھیے، یہ ایلیمنٹ گزشتہ کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے. پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جس دور سے گزر رہے ہیں، میرے خیال میں پاکستان امریکہ کے تعلقات جب سے اسٹیبلش ہوئے یا استوار ہوئے ہیں اس سے آج تک یہ بدترین دور ہے، جس میں کہ تلخی دل بہ دل بڑھتی جا رہی ہے، جو اس خطے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. اور پاکستان نے اسی لیے شاید روس کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا ہے. اور پاکستان امریکہ تعلقات، میری رائے میں جب تک پاکستان امریکہ تعلقات میں مثبت موومنٹ نہیں ہوگی، امریکہ یا روس یا کوئی بھی ملک جو بھی کوششیں کریں گے وہ کچھ زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گی، کیونکہ تمام پلیئرز ایک پیج پر نہیں ہیں. پاکستان کی جانب سے رشیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کچھ نتیجے تو ڈیفینیٹلی دے سکتی ہے، اور وہ شاید واشنگٹن پر اپنا اثر بڑھائے، لیکن کیا وہ افغانستان میں امن لا سکے گی؟ مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات میں جس نہج پر وہ ہیں اس میں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں ممالک ڈس انگیجمنٹ مکمل طور پر نہیں چاہتے. ایلس ویلز کا آپ نے ذکر کیا، وہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکی ہیں اس سال، تیسرا دورہ انہوں نے بھی کیا جو ناکام رہا. دوسرا یہ کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر مکمل طور پر ڈیپینڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ایک دوسرے پر جو ان کا انحصار ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا سیاسی ہو یا سفارتی ہو، تینوں سطحوں پر وہ اپنا انحصار مسلسل کم کر رہے ہیں. اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ گزشتہ 2010 میں امریکہ سے پاکستان نے $1 ارب کا اسلحہ خریدا تھا. گزشتہ سال پاکستان نے امریکہ سے $21 ملین کا اسلحہ خریدا تھا. گویا پاکستان نے اپنی ڈیپینڈنس کم کی ہے، اور امریکہ نے دوسری جانب بھارت کو ایک کردار دے کر اور پاکستان پر پریشر بڑھا کر انہوں نے بھی اپنا انحصار کم کرنے کی کوشش کی ہے. اور تیسرا یہ کہ دونوں ممالک افغانستان میں امن چاہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، لیکن دونوں کی اسٹریٹجی ایک دوسرے سے متصادم نظر آ رہی ہے. تو پاک امریکہ تعلقات کا پورے خطے پر اثر پڑتا ہے. جہانگیر کھٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. تھینک یو جہانگیر فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور شمالی کوریا اور ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی امریکی کوششوں کے لیے آئندہ چند ہفتے بے حد اہم ہے. اس کی وجہ تیزی سے قریب آتی 12 مئی کی وہ ڈیڈ لائن ہے جس کے بعد امریکہ ایران جوہری معاہدے سے باہر نکلنے کا انتباہ دے رہا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امان اظہر سے جو اس وقت وہ کیپٹل ہل پر ہے. امان، واشنگٹن میں ایران جوہری معاہدے کے بارے میں کس قسم کی گفتگو سننے کو مل رہی ہے؟ جی، ایران جوہری ڈیل پر امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بدستور موجود ہیں. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون پچھلے 3 دن یہاں موجود تھے 3 روزہ دورے پر، جہاں ان کی کل کیپٹل ہل پر انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان سے خطاب بھی کیا، جس میں ان کا واضح موقف تھا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے باہمی طور پر طے کی تھی، اور فرانس ابھی بھی سمجھتا ہے کہ اس ڈیل کو جاری رکھنا چاہیے. البتہ اسی خطاب میں انہوں نے اس طرف بھی اشارہ دیا کہ ان کے خیال میں صدر ٹرمپ اس ڈیل سے باہر نکلنے کی طرف مائل نظر آتے ہیں. تو جہاں ایک طرف یہ مئی کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، ویسے ہی اختلافات بھی بدستور قائم ہیں. مزید احوال دیکھیے اس رپورٹ میں.
सदर ट्रंप ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे के इस तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि ईरान शायद जौहरी प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार है। वो कुछ दोबारा शुरू नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए पहले के मुकाबले में बड़े मसाइल खड़े होंगे। सदर ट्रंप का यह तबसरा ऐसे वक्त सामने आया जब 12 मई की डेडलाइन करीब आ रही है। अगर सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मौतरी का हुक्मनामा जारी नहीं करते तो इन पाबंदियों का दोबारा इतलाक हो जाएगा। VOA के प्रोग्राम में बात करते हुए अमरीकी सेनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज का कहना था, वो कैसे रद्द-ए-अमल देंगे और वो क्या करेंगे? क्या हम दोबारा से पाबंदियां लगाएंगे? क्या हम तन्हा और अलग थलग होंगे? और सबसे बढ़कर क्या ऐसा करने से हमारी सिक्योरिटी बेहतर होगी? ईरान डेडलाइन ऐसे वक्त करीब आ रही है जब व्हाइट हाउस अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान समिट की तैयारियों में मसरूफ है। इसी हफ्ते सदर ट्रंप का कहना था कि शुमाली कोरिया के रहनुमा ने अब तक खुलकर और एहतराम से बर्ताव किया है। साबिक डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान बातचीत मस्बत पेशरफ्त है। वो कह रहे हैं बहुत से गैर मुतवक्को खतरात मौजूद हैं। ये मामला इंतहाई गलत समत में जा सकता है और हम दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम तस्दीक के तरीकाकार, जौहरी हथियारों के खात्मे और उनकी वजाहतों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हफ्ते दुनिया की नजरें शुमाली और जनूबी कोरिया के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात पर लगी हुई हैं, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक दिहाई से ज्यादा अरसे में पहली ऐसी मुलाकात होगी। जी, ये तो गुफ्तगू थी शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान होने वाली मुलाकात की। उसके अलावा कल जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल भी वाशिंगटन के एक रोज़ा दौरे पर यहाँ आ रही हैं और तज्ज़ियाकार इस बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं कि क्या सदर ट्रंप उनकी जानिब भी उसी गर्मजोशी का मुजाहरा करेंगे जो कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों की सूरत में देखने को मिली। अलबत्ता माहिरीन की राय में एंगेला मर्केल का जो विजिट है वो अमेरिका की जानिब से जो ट्रेड पर लगाए जाने वाले टैरिफ हैं उस लिस्ट से यूरोपीय यूनियन के ममालिक को दूर रखना है। जी, अमान अजहर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर योर अपडेट्स। और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और जनूबी कोरिया के सदर मून जाए-इन के दरमियान वाली सरबराह मुलाकात की तैयारियां जारी हैं। आखिरी मरतबा दोनों मुल्कों के सदूर 11 साल कबल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे। ख्याल है कि जनूबी कोरिया में होने वाली इस मुलाकात में शुमाली कोरिया का जौहरी प्रोग्राम तर्क करने से मुताल्लिक फ्रेमवर्क पर बातचीत मुतवक्के है, लेकिन ये मुज़ाकरात मुमकिन कैसे हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान अब तक 2 सरबराह इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। दोनों इजलास शुमाली कोरिया में हुए। सन 2000 में पहले इजलास के बाद इंसानी बुनियादों पर तबादले और मुआशी ताउन को फ़रोग देने के लिए एक मुश्तरका अलामिया सामने आया और 2007 के इजलास में एक मुस्तकिल अमन मुआहदे के अलावा इक्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी की जमानत के बदले शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अमेरिका और चीन की ज़ेर क़यादत एक मुआहदा हुआ। ताहम शुमाली कोरिया के मुसलसल जौहरी और मिसाइल टेस्ट से इन इजलासों में हासिल होने वाली कामयाबियां ज़ाया हो गईं। कल होने वाले तीसरे सरबराह इजलास में दोबारा एक जौहरी मुआहदे तक पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि अमरीकी क़यादत में बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से शुमाली कोरिया की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इन पाबंदियों का मकसद किम जोंग उन पर दबाव डालना है कि वो अपने एटमी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क कर दें। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो शुमाली कोरिया का ज़र मुबादला खत्म हो सकता है और इस साल के इख्तिताम पर वो बहुत संगीन सूरत हाल का सामना कर सकता है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अब बिला शराइत मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। उन्होंने अमरीकी फौज के कोरियाई खित्ते से इनखला का मुतालबा भी बज़ाहिर वापस ले लिया है और हाल ही में एटमी और मिसाइल टेस्ट मुअत्तल करने और एक जौहरी तनसीब बंद करने का ऐलान भी किया। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो इन वादों पर कायम रहेंगे या नहीं। हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि शुमाली कोरिया वाकई अपने एटमी हथियार तर्क कर देगा या वो महज इसलिए अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है ताकि आर्जी तौर पर अपनी तन्हाई से निमट सके। जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन अमेरिका के सख्त इक़दामात जैसे जनूबी कोरिया में मिसाइल दफाई निज़ाम थर्ड की तनसीब और शुमाली कोरिया पर पाबंदियों की हमायत करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो शुमाल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख़्वाहां भी हैं, जिसके लिए उन्होंने सरमाई ओलंपिक्स में शुमाल की शिरकत को यकीनी बनाया। जुमे को होने वाले सरबराह इजलास में वो कोरिया की जंग में बट जाने वाले खानदानों को मिलाने पर नए मुआहदे हासिल करना चाहेंगे और उस जंग के इख्तिताम पर होने वाले सुलहनामे की जगह एक नए अमन मुआहदे की कोशिश भी करेंगे।
ताहम इसके लिए अमेरिका की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज और चीन की मंजूरी की ज़रूरत होगी। ब्रायन पैडन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मई के इख्तिताम या जून के आगाज़ में शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। अगरचे माजी में सदर ट्रंप और किम के दरमियान ट्विटर पर तल्ख कलामी होती रही है, सदर ने इस हफ्ते अचानक उन्हें एक मुअज़्ज़िज़ और कुशादा दिल इंसान करार देकर वाशिंगटन और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से चंद मुसलमान अक्सरियती मुल्कों के शहरियों की अमरीका आमद पर पाबंदी के हुक्मनामे की आईनी हैसियत पर मुकदमे की समाअत अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1 घंटे तक जारी रहने वाली जिरह में हुकूमती वकील का कहना था कि अमरीकियों को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना अमरीकी सदर के इख्तियार में है। सदर ट्रंप की तरफ से सफरी पाबंदियों के हुक्मनामे को रियासत हवाई और मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ हवाई ने यह कहकर चैलेंज किया था कि यह पाबंदी अमरीकी आइन और वफाकी इमिग्रेशन के कवानीन से मुताबिकत नहीं रखती और ना ही किसी मखसूस मुल्क के शहरियों पर पाबंदी लगाने का इख्तियार सदर को हासिल है। मुकदमे का फैसला जून तक सुनाए जाने का इम्कान है, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में 9 में से 5 हामी जजेस की मौजूदगी में फैसला सदर ट्रंप के हक में होने का इम्कान है। दूसरी तरफ वस्ती अमरीका से पनाह के लिए अमरीका आने वाले मुहाजिरीन का एक काफिला 3 हफ्ते की मुसाफत के बाद अमरीका में पनाह मिलने के इम्कानात कम होने और कानूनी कार्रवाई के डर से अमरीकी सरहद पर पहुंचकर रुक गया है। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी पनाह के कवानीन में खराबियां हैं और इन मुहाजिरीन को रोका जाए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को असासे छुपाने का इल्ज़ाम साबित होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर और इस फैसले के बारे में अपनी राय VOA उर्दू की टीम के साथ जरूर। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 6.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें बदअमनी के बायस अपने घर बार छोड़ने पड़े। ये जंग अज़ीम दोम के बाद से पनाहगज़ीनों और महाजरीन की सबसे बड़ी तादाद है। ताकत के ऐवानों से लेकर रेफ्यूजी कैंपों तक ये सवाल उठाया जाता है कि पनाहगज़ीनों को अपने पाँव पर कैसे खड़ा किया जाए। इसका कोई एक तरीका तो है नहीं, लेकिन सूडान से कम उम्र में बतौर रेफ्यूजी अमेरिका आने वाले एक नौजवान का कहना है कि कॉफ़ी का एक कप भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। उनकी कहानी जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। वाशिंगटन DC से कुछ दूर मनियां खैर 734 के नाम से कॉफी शॉप चलाते हैं। उन्होंने इसकी बुनियाद पनाह गुज़ीनों की मदद करने के लिए गुज़िश्ता साल रखी। 734 इथियोपिया के एक रेफ्यूजी कैंप का पता है जहां 2.5 लाख से ज्यादा पनाह गुज़ीन रहते हैं। सूडान के करीब इथियोपिया के इलाके गंबीला का ये कैंप 13 साल तक खैर का घर रहा। सूडान में खाना जंगी से मुतासिर होने वाले तकरीबन 20,000 बच्चों को लॉस्ट बॉयज भी कहा जाता है। खैर उनमें से एक थे। जब मैं 3 साल का था तो मेरे गांव पर हमला करके इसे जला दिया गया। हम बच्चे अपने माँ बाप से जुदा हो गए। हम इथियोपिया भाग गए और पनाह गुज़ीन बन गए। कई बच्चे रास्ते में हलाक हो गए। कैंप तक का सफर 1600 किलोमीटर तवील और इंतहाई दर्दनाक था। आप रोज डरते हैं कि आप भी मर सकते हैं। आप बच्चों को भूख से मरता देखते हैं, हैजे और दूसरी बीमारियों से मरता देखते हैं। 16 साल की उम्र में खैर एक लावारिस बच्चे के तौर पर अमेरिका आए और यहाँ आला तालीम हासिल की, लेकिन वो पनाहगुज़ी कैंप में रहने वाले लोगों की तकलीफ नहीं भूले। उन्होंने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग सूडान प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसका मकसद पनाहगुज़ीनों के बारे में शऊर उजागर करना था। हम इमदाद नहीं बल्कि ताउन की बात करते हैं ताकि लोग अपनी मदद आप करने के काबिल हों। हम मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल फराहम करते हैं ताकि लोग खुद अपना पेट पाल सकें। एक मोहल्ले में लोग मिलकर सब्जियाँ उगा सकते हैं। इस तरह वो अपने लिए खुद मार्केट तलाश कर सकते हैं। 2 लाख रेफ्यूजी सार्फिन भी तो हैं। खैर अपनी कॉफी इंटरनेट और दुकानों के जरिए फरोख्त करते हैं। 734 कॉफी का एक कप किसी के लिए मछली पकड़ने का जाल फराहम कर सकता है। इससे पेंसिलें और तालीम के लिए वजीफे दिए जा सकते हैं। 734 खरीदने का मतलब ये है कि आप एक पनाहगुज़ीन को अपनी मदद खुद करने के काबिल बना रहे हैं।
mean you're helping refugees help themselves. اور وہ بھی ایک ایسے شخص کا ساتھ دے کر جو کبھی خود بھی پناہ گزین تھا. وردہ خلیل، اردو VOA. تعمیرات ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اس شعبے میں اب روبوٹس بھی قدم رکھ چکے ہیں. اس سے نہ صرف کم وقت میں زیادہ کام ہو رہا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ محفوظ طریقوں سے بھی. مزید جانتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں. تعمیرات کی صنعت میں ماہر کاریگروں اور مزدوروں کی مانگ ہمیشہ رہتی ہے. ملیے سیمی آٹومیٹڈ میسن یا سیم نامی اس نیم خود کار روبوٹ سے جو ایک دن میں 3000 اینٹیں لگا سکتا ہے. یعنی اس کی کارکردگی عام انسانی کارکردگی سے کئی گنا زیادہ تیز اور اچھی بھی ہے. ہم کچھ ایسی ٹیکنالوجی چاہتے تھے جس میں ہم زیادہ کام کر سکیں اور اپنے صارفین کو خوش رکھ سکیں. اس وقت ہمیں کئی دفعہ انہیں نہ کرنی پڑتی ہے. نوا ریڈی کیمبل بلٹ پروف روبوٹکس نامی سٹارٹ اپ کے بانی ہے جو بھاری تعمیراتی کام کے لیے خودکار گاڑیاں بنانے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے. کھربوں ڈالر کی سڑکوں، پلوں اور اسکولوں جیسی عمارات کی تعمیر، ترقی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ اخراجات کا ہے. اگر ہم اپنی مختلف تعمیری کاموں کے اخراجات کم کر سکیں تو ہم بہت سا کام کر سکتے ہیں جس کی ملک کو ضرورت ہے. اس مد میں ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں جو 36 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلے اس منصوبے کا سروے محض 25 منٹ میں کر سکتے ہیں، جسے ٹرک پر لگے لیزر سسٹم کی مدد سے کرنے میں پورا دن لگ جاتا تھا. یہ ڈرونز ٹیکنالوجی سلیکون ویلی کی کمپنی کیسپری نے تیار کی ہے جو 3D نقشوں کی مدد سے یہ کام کر رہی ہے. یہ طریقہ نہ صرف محفوظ اور تیز ہے بلکہ ہمیں 10 سے 100 گنا زیادہ ڈیٹا بھی فراہم کرتا ہے. لیکن اس ترقی سے لوگوں کی نوکریوں کو خطرہ بھی ہے. ہمیں معاشی ترقی کے لیے وہ تمام روبوٹس چاہیے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب ایسے کام مشینیں کرنے لگیں جو انسان کرتے تھے تو لوگوں کو دوسرے کاموں پر لگانا ہوگا، جس کا مطلب ہوا نئی تربیت. خودکار مشینیں اور روبوٹس تعمیرات کی صنعت کو نہ صرف بدل رہے ہیں بلکہ یہ ایک ایسے دور کا آغاز کر رہے ہیں جہاں انسان اور مشینیں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کام کریں گی. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر جہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.